ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीसा यहाँ कचरा इकट्ठा कर रही है। इसी दौरान किसी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, जिससे आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। उसी वक्त वे लोग लीसा को पहचान लेते हैं। दरअसल सबको लीसा के बारे में पहले से पता था, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि वो कोई साधारण भिखारी नहीं है। हकीकत में लीसा एक अरबों डॉलर की कंपनी की मालकिन रही है, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जैसे किसी भिखारी की। अब लीसा ही हमें बताती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वास्तव में कई साल पहले लीसा ने 3 अनाथ बच्चों को गोद लिया था, क्योंकि वे सड़क पर भटक रहे थे और उनका कोई सहारा नहीं था। उसके बाद लीसा ने पूरे दिल से उनकी परवरिश की। वो उनसे इतना प्यार करती थी कि कंपनी का सारा कंट्रोल उनके नाम पर ट्रांसफर करने को तैयार थी। लीसा ने उन्हें शिक्षा से लेकर लग्जरी जिंदगी तक सब कुछ दिया, एक माँ की सारी जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन उसके बच्चे उसके खिलाफ हो गए। ये बात लीसा ने कभी सोची भी नहीं थी, और ये सब तब हुआ जब बच्चों की असली माँ वापस आ गई, यानी उनकी जैविक माँ। वे तो दोनों माँओं के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने लीसा को, जो उनकी परवरिश करने वाली माँ थी, घर से बाहर कर दिया। लीसा उन्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन बच्चों के लिए उनकी असली माँ ही सबसे कीमती थी। उसी पल लीसा को घर से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, लीसा ने बच्चों पर भरोसा करते हुए कंपनी का पूरा कंट्रोल उनके नाम कर दिया था, ताकि वे कभी किसी पर निर्भर न रहे। लेकिन उन्होंने लीसा से सब कुछ छीन लिया। ऊपर से वे उसकी जान के भी दुश्मन बन गए। अब हम ब्राजील पहुँचते हैं, जहाँ लीसा ने अपनी जिंदगी से लगभग सारी उम्मीदें खो दी हैं, क्योंकि उसके लिए बच्चे ही सब कुछ थे, जिनके लिए उसने अपना पूरा समर्पण दिया था। तभी सामने से एक कार आती है जो लीसा से टकरा जाती है। ये दुर्घटना गलती से नहीं, बल्कि जानबूझकर होती है, क्योंकि कार में वे तीनों बच्चे और उनकी असली माँ सवार हैं, जो अब लीसा को रास्ते से पूरी तरह हटाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए। उसी वक्त लीसा अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, लेकिन अचानक सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है और हम लीसा को देखते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई है, जो 10 साल पहले की है। लीसा समझ जाती है कि उसके साथ चमत्कार हो गया है। अब हम सबसे बड़े बेटे को देखते हैं, जिसका नाम जेन है। वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका है और अब टॉप 100 बिजनेस कंपनियों में से एक में नौकरी कर रहा है। साथ ही हम जुड़वा भाई बहनों को देखते हैं। एक का नाम सी है और दूसरे का नाम लिली। वे दोनों भी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में हैं। तीनों मिलकर अपनी जैविक माँ की देखभाल कर रहे हैं। यही वो समय था जब धीरे धीरे वे लीसा से दूर होते चले गए, पूरी तरह अलग हो गए। उन्होंने लीसा को छोड़ दिया था। और यहाँ हम जेन को देखते हैं, जो गुस्से में लीसा से कह रहा है कि उनकी माँ से माफी मांगो। लीसा को अच्छे से याद आ जाता है कि असल में सीरियसली आंटी गिर गई थी। भले ही लीसा ने सफाई दी, लेकिन तीनों में से कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। वे सिर्फ अपनी माँ पर भरोसा करते हैं और लीसा से कहते हैं कि आपको हमारी माँ से माफी मांगनी होगी। लीसा साफ कह देती है कि मैंने जो कहा वो सच है। मैंने तुम्हारी माँ को धक्का नहीं दिया, सबूत खुद देख लो, लेकिन मुझ पर ये इल्जाम लगाना बंद करो। जेन जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि आखिर आपने हमें क्या समझ रखा है? सिर्फ इसलिए कि आपने हमारा पालन पोषण किया, इसका मतलब ये नहीं कि जब हमारी असली माँ आई तो आप उन्हें ऐसे बर्ताव करोगी। जेन कहता है कि बिल्कुल सही कहा, आपको उन्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो हमारी सच्ची माँ है। लीसा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने 3 मूर्खों को कैसे इतना बड़ा करके रख दिया। जेन कहता है कि सच में आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लिली कहती है कि भाई, इससे समझाने का कोई फायदा नहीं, इन्होंने तो बस हमें पाला है, लेकिन ये हमारी असली माँ है, हमें उनके लिए ही खड़े होना चाहिए। लीसा कहती है कि ठीक है, खड़े हो जेन उनके लिए, लेकिन मैं ये तुम्हारा पारिवारिक झगड़ा अब और नहीं देख सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाने लगती है। जेन कहता है कि रुकिए, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, आपको हमारी माँ से माफी मांगनी ही होगी, क्योंकि आज आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था और उनकी हालत तो खुद देख लीजिए। लीसा जवाब देती है कि ध्यान से देखो ना, वो खा पी रही है, बात कर रही है, सब कुछ कर पा रही है, तो फिर वो बीमार कैसे हो गई? और ये वही माँ तो है ना जिन्होंने तुम तीनों को सालों पहले छोड़ दिया था। मिसेज सूजी बोलने लगती है कि सुनिए, कृपया मुझ पर ऐसे आरोप न लगाइए। उस वक्त मेरे अपने कुछ कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हो गया, वरना मैं अपने तीनों प्यारे बच्चों को कैसे खो सकती थी? आप खुद ही सोचिए। जेन कहने लगता है कि बस बहुत हो गया अब। माँ, आप उनसे माफी मांग रही हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आखिर आपको क्या हो गया है? जेन यहाँ ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता है और लीसा से बात करने लगता है, लेकिन लीसा उसकी इस बदतमीजी पर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है।
क्योंकि वो इतने सालों से उनका पूरा ख्याल रखती आई है, छोटी मोटी हर चीज संभालती आई है, और अब वे लोग उसी के लिए इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। जेन को यकीन नहीं हो रहा कि मिसेज लीसा उसे थप्पड़ मार सकती है। जेन कहता है कि आज तक आपने हम पर कभी हाथ नहीं उठाया और आज आपको इतनी हिम्मत हो गई। लीसा फिर उसे भी थप्पड़ मारती है और जब लिली पर हाथ उठाने वाली होती है तो उसे भी थप्पड़ दे देती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो आगे बढ़कर उनकी माँ यानी सूजी को भी थप्पड़ मारने लगती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 थप्पड़ मारती है और उन चारों को मूर्खों का समूह कहती है। इसके बाद तीनों बच्चों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सूजी उन्हें रोकती है और कहती है कि नहीं, वो तुम्हारी जन्म माँ नहीं है, लेकिन हाँ वो ही है जिन्होंने इतने सालों से तुम्हारा पूरा ध्यान रखा है। तो मेरे लिए तुम्हें उनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम उनके साथ खुश रहो, मैं अपना कोई इंतजाम कहीं और कर लूंगी। जेन कहता है कि देखा वो कितनी दयालु और विनम्र इंसान है, एक माँ होने के बावजूद अभी भी हमारी फिक्र कर रही है और आप हमें ऐसे थप्पड़ मार रही हैं। सूजी कहती है कि मेरी बेचारी बेटी, उसके गाल कितने नाजुक हैं, कम से कम उसे तो थप्पड़ न मारना चाहिए था। अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत कहो। लीसा कहती है कि सुनो, ये ड्रामा बंद करो, अगर अपनी माँ से इतना प्यार है तो चलो। सो जेन और सब मिलकर इस घर से बाहर हो जेन, क्योंकि अब मैं किसी ऐसे लड़के या बच्चे को यहाँ नहीं रखना चाहती जो रहते हुए मेरे साथ बुरा बर्ताव करे। जेन कहने लगता है कि अब आप हमें घर से निकालना चाहती हैं। लिली बोलती है कि भूल न जाना, ये घर हमारे नाम पर है। तब लीसा को याद आ जाता है कि उसने ये घर कितनी मेहनत से खरीदा था, एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर उसने इसे लिया था, जहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसने अपना नाम तक नहीं लिखवाया, क्योंकि तीनों बच्चों पर इतना भरोसा था। लीसा याद दिलाती है कि देखो, भले घर तुम्हारा हो, लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो, तुम अब भी इतने बड़े हो चुके हो, बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम पर कितना खर्च किया है। तो फिर इन तीनों की असली माँ मिसेस सूजी भूल न जाना, पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए, और अगर हिसाब लगाने बैठे तो समय लगेगा, तो कम से कम एक दिन का वक्त दो, पूरा पैसा मैं बता दूंगी, फिर वो सारा अमाउंट मेरे खाते में डाल देना। जेन और जेन बोलने लगते हैं कि आज तक आपने हमें कभी पैसे से नहीं तौला और आज सारा हिसाब चुकता करना चाहती हो, जैसे हम आपके बच्चे ही हैं। मनी मन यहाँ वो कह रही होती है कि हाँ, वो बच्चे जो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। अब सूजी को समझ आ जाता है कि अगर वे घर से चले गए तो उसके पास रहने की कोई जगह ही नहीं बचेगी, वो इन तीनों बच्चों को कहाँ ले जाएगी, और वैसे भी वो इसी मकसद से आई थी कि बच्चों के पैसे पर आराम से जिए। तभी वो लीसा से कहने लगती है कि देखो, मैं तो बस अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ, जो गलतियाँ मैंने की हैं उनका पछतावा करना चाहती हूँ। फिर वो बच्चों को समझाने लगती है कि देखो, तुम्हें मिस लीसा से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, वैसे भी उन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, अगर किसी को जाना है तो वो मैं हूँ, मेरे आने से तुम सबके बीच झगड़ा शुरू हो गया है। ये कहते हुए वो जाने का नाटक करने लगती है, लेकिन जेन अपनी माँ को रोकता है और कहता है कि आप हमारी जैविक माँ हैं, आप कहीं नहीं जाएंगी, अगर कोई जाएगा तो मिसेज लीसा। लीसा को ये सारी बातें अच्छे से पता है कि सूजी कैसे उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही है, भावुक बनकर, जैसे वो खुद पीड़ित है और दूसरों को दुख दे रही है, वो भी लीसा के कहने पर, जहाँ लीसा अमीर है और अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रही है। यहाँ बच्चे उसी के खिलाफ हो जाते हैं, वे कहते हैं कि सारी मुसीबतें आपकी वजह से ही हो रही हैं, चुप रहिए, अगर हम तीनों न होते तो आज आपके पास कोई बच्चे ही ना होते। इसी बीच लीसा को वो पुराना समय याद आने लगता है, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब उसने इन तीनों को गोद लिया था। उस वक्त वो उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। इतना ही नहीं, अपनी नौकरी के साथ साथ वो उनकी पढ़ाई पर भी खुद ध्यान देती थी। इसी कारण वे स्कूल में हमेशा टॉपर रहते थे और अच्छे छात्र बनते थे, और अगर गौर से देखें तो उनकी सेहत का भी ख्याल लीसा ही रखती थी। अच्छी पढ़ाई का श्रेय भी लीसा को जाता है, लेकिन आज वे लोग उसे ही डांट रहे हैं कि आखिर लीसा ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया है। लीसा उन सबको कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इतनी प्यारी लगती है और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई मन नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि हम अपने सारे रिश्ते आज ही तोड़ दें। माँ और बच्चों का ये बंधन मैं यही खत्म करती हूँ और यहाँ से चली जाना पसंद करूंगी। जेन कहने लगता है कि क्या आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं? जेन कहता है कि सही फैसला है, वैसे भी हम आपकी तरह इतने कमजोर नहीं हैं, हम आपको माफी मांगने को भी नहीं कहेंगे, लेकिन आप यहाँ रह सकती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आप कहाँ जाएंगी? हम तो बड़े हो चुके हैं, कमाते हैं, लेकिन उम्मीद मत कीजिए कि हम आपको कोई पैसे देंगे। लीसा मन ही मन सोचती है कि मैं तो बूढ़ी हुई नहीं, अभी भी ढेर सारे काम संभाल रही हूँ, और वैसे भी इनके पैसे की मुझे क्या जरूरत, ये लोग तो मेरे एक दिन के खर्चे को भी न उठा पाए। वही दूसरी तरफ जेन कहता है कि आप बार बार मेरा चेहरा क्यों घूर रही हैं? अगर जाना ही है तो जाइए ना, और गुस्से में वो फोटो फ्रेम उठाकर फेंक देता है। इससे लीसा को पुरानी जिंदगी का एक वाकया याद आ जाता है, जहाँ उनका फैमिली फोटो हमेशा दीवार पर लगा रहता था, लेकिन सूजी के आने के बाद बच्चों ने वो पुराना फोटो हटा दिया और नया फैमिली फोटो लगा दिया, जिसमें लीसा कहीं नहीं थी। जब लीसा ने अपने बारे में पूछा तो लिली ने सफाई दी कि आप भी
लीना, खुद से तुलना क्यों कर रही हैं? ये तो छोटा सा फोटो फ्रेम है, इसमें आपकी तस्वीर है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? वैसे भी हमारी माँ इतने सालों बाद लौटी है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम उन्हें कितना सम्मान देते हैं, कितना महत्व देते हैं, उनकी कितनी कद्र करते हैं। यहाँ हम सब मौजूद हैं, जहाँ लीसा को अपने बच्चों के बारे में सब अच्छे से पता है। इसी बीच लीसा अपना सामान समेटकर चली जाने लगती है, जहाँ हमें पुरानी जिंदगी का एक फ्लैशबैक दिखता है। वो दिन जब लीसा का एक्सीडेंट हो गया था, यानी मौत का सामना करना पड़ा था। उस दिन सूजी बहुत खुश थी। खुशी के जोश में वो सबको बता देती है कि तुम्हें पता है, तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया कि तुम्हारा एक बेटा है, वही बेटा जो इस देश का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन अब क्या फायदा, इतने साल बाद साइड से पता चला। तो मैं तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। अब मैं और मेरे बच्चे इसे संभालेंगे। मेरे बच्चों को तो तुमने पाला है जहाँ मेरा घर बसा ही नहीं, और अब सारे कर्मों का फल मैं ही भोगूंगी, तुम नहीं। उम्मीद है अगर तुम्हारा बेटा मर जाता तो शायद तब वो तुमसे मिल पाता। और ये सारी बातें लीसा को याद आती है, जहाँ वो चली जाती है अपने बेटे से मिलने। उस वक्त गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। लीसा पूछने लगती है कि क्या ये साहू रेजिडेंसी है? गार्ड्स कहते हैं कि हाँ, लेकिन आपका यहाँ क्या काम है? इसी बीच हम उसके बेटे साहू को देखते हैं, जो घर से बाहर आ रहा होता है। दरअसल वो अपनी कंपनी के मैनेजर को बाहर निकाल रहा था, क्योंकि उसने उसके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की थी। ये सुनकर लीसा सदमे में आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ साहू से बहुत माफी मांगी थी, क्योंकि उसे विपक्षी पार्टनर ने धोखा दिया था, उसे डराया धमकाया था। साहू कहने लगता है कि ये सब मेरी समस्या नहीं है, तुम मेरे लिए काम करते हो, मेरे पैसे तुम्हारे घर जाते हैं जिनसे तुम्हारा परिवार चलता है, तो तुम्हें मेरी वफादारी निभानी चाहिए थी, और चूंकि तुमने गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। गार्ड्स उसे घसीट कर ले जा रहे होते हैं, जहाँ वो कहने लगता है कि लगता है इसी हरकतों की वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, देखना तुम अकेले ही सब जलाओगे। ये दर्द भरी बातें सुनकर लीसा को बुरा लगता है, लेकिन जब वो साहू को देखती है तो एक बात जरूर समझ जाती है कि शायद ये सारी परेशानियां बहुत पहले से चल रही हैं। उसके चेहरे पर इन बातों का कोई असर ही नहीं दिखता। जब साहू अंदर जाने वाला होता है तभी उसकी माँ उसे बुलाने लगती है, जहाँ गार्ड्स भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कोई इतनी तेज आवाज में उनका नाम लेता तो नहीं है। उसके बाद लीसा साहू के पास चली जाती है। साहू कहता है कि आंटी, मैं तो आपको जानता भी नहीं, तो आप मुझे ऐसे क्यों बुला रही हैं? ये आंटी यानी लीसा उसे बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और अपना पूरा नाम बता देती है। लोगों को लगता है कि फिर कोई धोखेबाज आ गई है। साहू गार्ड्स को कहता है कि इसे यहाँ से ले जाएं, लेकिन लीसा उसे जाने नहीं देती। वो कहती है कि देखो, तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानते तो डीएनए परीक्षण करवा लो। उस वक्त साहू मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ये महिला मुझे इतनी परिचित क्यों लग रही है, और फिर लीसा उसके सिर की पुरानी चोट को नोटिस कर लेती है, जो बचपन में लगी थी। हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ वे खेतों में काम करने जा रहे थे। उस समय साहू इतना उत्साहित था कि दौड़ने लगा, इसी से उसके सिर पर चोट लग गई थी। वो बचपन की चोट का निशान अभी भी उसके सिर पर था। इससे लीसा को और पक्का यकीन हो जाता है कि वही उसका बेटा है। हम वर्तमान में लौटते हैं, जहां लीसा साहू को लेकर बहुत भावुक हो जाती है। सोचती है कि न जाने उसने अपनी जिंदगी अब तक कैसे काटी होगी, इतनी परेशानियां कैसे झेली होंगी, और आखिर वे कौन लोग हैं जो उसके बेटे को जहर देकर मारना चाहते हैं। साहू कहने लगता है कि सच बहाओ, आखिर किसने तुम्हें यहाँ भेजा है। लीसा उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि किसी ने नहीं भेजा। साहू अपने गार्ड को कहता है कि इस महिला को कुछ पैसे दो और यहाँ से भगा दो। लीसा उसे समझाने लगती है कि देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हारे सिर पर ये चोट का निशान तब लगा था जब तुम 3 साल के थे। उस दिन हम मशरूम तोड़ने गए थे, तुम गिर गए थे, तभी चोट लगी थी। तुम्हारे बैग पर भी एक जन्म चिन्ह है, और तुम्हें अपनी माँ के हाथों का फ्राइड राइस बहुत पसंद था, जो मैं मशरूम डालकर खास तुम्हारे लिए बनाती थी। लोग कहने लगते हैं कि वाह, क्या जांच पड़ताल की है आपने। इतना कहकर वो अंदर चले जाते हैं। लीसा को लगने लगता है कि शायद साहू को कुछ भी याद नहीं, लेकिन दोस्तों, वो तो 3 साल का था जब उन्हें अलग कर दिया गया था। इसी बीच गार्ड्स आकर उसे पैसे देते हैं, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। गार्ड्स कहते हैं कि देखिए मैडम, आप शायद आज की 13वीं महिला हैं जो यहाँ आई हैं, ये दावा करने कि आप उनकी माँ हैं। ऐसे ढेर सारे धोखेबाजों को उन्होंने पहले ही देख लिया है, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। ये कहकर वे दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन मुख्य बात ये है कि एक माँ के रूप में लीसा उसे बचाना चाहती है, जानना चाहती है कि आखिर वो कौन है जिसने उसके खाने में जहर मिलाया है। अगर वो घर में रह रहा है तो हो सकता है कि और दुश्मन भी उसके साथ ही अंदर छिपे हों।
तभी बारिश शुरू हो जाती है। साहू लगातार लीसा के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो महिला मुझे इतनी समान क्यों लग रही थी। तब वो अपने सहायक को बुलाता है और लीसा का पूरा बैकग्राउंड चेक करने को कहता है। सहायक बताता है कि वो महिला अभी तक नहीं गई, बाहर बारिश में ही बैठी है। उसके बाद हम लीसा को देखते हैं जो सोच रही है कि आखिर वो कैसे उस व्यक्ति का पता लगाएगी जिसने साहू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इतनी तेज बारिश में भी उसे अपनी चिंताएं कम नहीं लग रही हैं, न ही साहू के पैसे की परवाह, बस अपने बेटे की जिंदगी की फिक्र है। तभी साहू छाता लेकर आ जाता है। उसके बाद वे दोनों अस्पताल चले जाते हैं DNA परीक्षण करवाने। यहाँ खास तौर पर साहू अपनी माँ के लिए अदरक का सूप लाया होता है क्योंकि वो बारिश में पूरी भीग चुकी थी। इसी बीच सहायक दौड़ता हुआ आता है। वो उन्हें DNA परीक्षण के कागजात देता है और नतीजे के मुताबिक वही उसकी माँ है। साहू कहने लगता है कि आप मेरी माँ हैं, ठीक है, तो अब से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। लीसा कहती है कि ये सब तो मुझे कहना चाहिए, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी और कभी निराश नहीं होने दूंगी। और वो उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। लीसा को पता है कि शायद वो उससे कितना नाराज होगा क्योंकि इतने सालों से वो उसके साथ नहीं थी, इसलिए अब वो उससे 100 गुना बेहतर तरीके से संभालेगी। जैसे ही वे घर पहुँचते हैं, साहू ने अपनी माँ के लिए दिन भर के आइडिया तैयार रखे हैं। इन्हें देखकर लीसा हैरान रह जाती है। वहाँ का स्टाफ उसे बताता है कि माफ कीजिए, अभी सिर्फ 50 डिजाइनर कपड़े आ पाए हैं, बाकी 500 रास्ते में हैं जो कल सुबह तक जरूर पहुँचा देंगे। इन चीजों को देखते ही लीसा बहुत भावुक हो जाती है। साथ ही साहू उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी थमा देता है। माँ को समझाता है कि इसमें पैसे आते जाते रहेंगे, आप जितना चाहे खर्च कर सकती हैं। लीसा को अपनी पुरानी जिंदगी की यादें ताजा हो जाती हैं, जो इस जिंदगी में भी हुई थी। कैसे उसके तीनों बच्चे शॉपिंग पर जाते थे, घर लौटकर माँ को बुलाते थे। लीसा आती तो थी लेकिन उनका मतलब लीसा से नहीं बल्कि सूजी से होता था। फिर वे सूजी के साथ बैठकर घंटों बातें करते, दिखाते कि क्या क्या खरीदा। सूजी के लिए भी ढेर सारे कपड़े लाते लेकिन लीसा के लिए कुछ नहीं। और जो पैसे वे उड़ा रहे थे वे लीसा के ही होते, लेकिन उन्होंने लीसा को पूरी तरह भुला दिया था। हम वर्तमान में आते हैं जहाँ साहू उसे दूसरे फ्लोर पर कोई भी कमरा चुनने को कहता है और फिर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ साहू आता है और आधे स्टाफ को लीसा पर नजर रखने को कहता है। साथ ही उसके वेयर हाउस के बारे में जानकारी जुटाने को बोलता है। सहायक कहता है कि लेकिन वो तो आपकी असली माँ है। साहू जवाब देता है कि तो क्या, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी जैविक माँ है इसका मतलब ये नहीं कि उनका अचानक मेरी जिंदगी में लौटना कोई समझदारी वाली बात हो। कोई तर्क नहीं, जरूर कोई वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे संपर्क किया है, तो मैं बस वो सब जानना चाहता हूँ। इसके बाद अगले दिन सहायक लीसा को ब्यूटी सैलून ले जाता है सारे मैनिक्योर करवाने। लीसा को अच्छे से याद है कि उसने कभी ऐसी चीजें आजमाई ही नहीं क्योंकि सारे पैसे बच्चों पे खर्च कर दिए, खुद की देखभाल के बारे में कभी न सोचा। तभी हम लिली और जेन को देखते हैं जो अपनी माँ को लेकर उसी पार्लर में आते हैं। वे अपनी माँ को ढेर सारा पैसा खर्च करने को कहते हैं। आंटी बोलती है कि नहीं नहीं, वो तो सब लीसा के पैसे थे, मैं कैसे खर्च कर सकती हूँ। लिली कहती है कि माँ वो इंसान चली गई, उसके बारे में बात करके क्या फायदा। लेकिन तभी वे लीसा को बैठे देख लेते हैं। सूजी का नाटक शुरू हो जाता है। वो कहती है कि देखो कृपया गोद ली हुई माँ के बारे में ये बातें मत करो, उसे सुनकर बुरा लगेगा। लीसा बोलती है कि अच्छा लगता है तुम्हें मेरी कितनी चिंता है, पीड़ित बनने का खेल तो कोई तुमसे सीखे। सूजी कहती है कि लगता है लीसा को ये पसंद नहीं आया, मैं यहाँ आई हूँ तो शायद मुझे जाना पड़े और उससे माफी भी मांगनी पड़े। लिली कहती है कि माँ आपको उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम आपके साथ काम पर आए हैं और ये तो देखो कुछ दिनों में ये रोते रोते हमारे घर लौट आएंगी। जेन कहता है कि आए तो आने दो, हम उन्हें घर पर स्वीकार नहीं करेंगे। सूजी कहती है कि देखो ऐसी बातें मत करो, लगता है तुम्हारी माँ यहाँ नौकरी करती है, वो हमें बाहर निकाल सकती है। जेन कहता है कि इसमें क्या बिगड़ा, ये हमें बाहर नहीं कर सकती, वैसे भी मेरी माँ यहाँ की नियमित ग्राहक है और तुम तो बस एक साधारण स्टाफ हो, तो ध्यान रखो कि मेरी माँ को अच्छा मैनिक्योर मिले। और चलो अब उनका फुट मसाज कर लो। जहाँ वे लीसा से बात कर रहे थे लेकिन लीसा उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। जेन गुस्से में आकर उसके हाथ से मैगजीन छीन लेता है और लीसा उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। वो नीचे गिर जाता है। जेन कहने लगता है कि आपने मुझे फिर से थप्पड़ मारा। लीसा कहती है कि हाँ, और अगर जरूरत पड़ी तो और भी मारूंगी, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। उसी समय सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लीसा सबको सुनाने लगती है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है, ये तुम्हारी जैविक माँ है जिन्होंने तुम तीनों को किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद घर में रहने के लिए मैंने ही तुम्हें दिया था। तुम्हारी पढ़ाई की सारी फीस से लेकर खर्चों तक सब कुछ मैंने ही संभाला। तुम्हारी देखभाल से लेकर हर छोटी बड़ी चीज तक मैंने ही की। लेकिन जैसे ही तुम बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए, तुम्हारी माँ वापस आ गई सारे फायदे उठाने के लिए और मुझे घर से
बाहर करने लगी, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। अब तुम मेरी निजी जगह में घुसकर मुझे बुरा भला कह रहे हो, मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो। सारे लोग ये बातें सुनकर उनकी बुराई करने लगते हैं। कहते हैं कि कितनी चालाक माँ है ये, कितनी स्वार्थी महिला है, और उसके दोनों बच्चे तो आंखें बंद करके उनकी बातें मान ही रहे हैं। लिसा कहती है कि मेरी बात की तो मैं यहाँ अपनी सुविधाओं का मजा लेने आई हूँ, किसी के लिए काम करने नहीं। ये सुनते ही आंटी सदमे में रह जाती है। आंटी पूछती है कि आखिर ये सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? लिसा कहती है कि मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जो पैसे खत्म होते ही किसी और के पास चली जाती। इसी बीच सहायक आ जाता है वीआईपी स्टाफ को लेकर, क्योंकि मिस लिसा यहाँ की सुपर वीआईपी ग्राहक है। सहायक कहता है कि मैंने सुना कोई आपको यहाँ बुरा बर्ताव कर रहा है, आप चाहें तो हम उन्हें सजा दे सकते हैं। लिसा कहती है कि जरूरी नहीं, मैंने तो पहले ही उन्हें सजा दे दी है। ये कहकर वो बाय बोलकर चली जाती है। आंटी उस स्टाफ से पूछती है कि आखिर ये सब कौन थे? वो बताती है कि वे हमारे सबसे ऊंचे स्तर के वीआईपी ग्राहक हैं। दूसरी तरफ लिली अपनी माँ से पूछने लगती है कि क्या ये सच है कि आपने हम तीनों को छोड़ दिया था, वो भी किसी दूसरे आदमी के लिए? आंटी उस बात को पूरी तरह नकारने लगती है और कहती है कि बच्चे, वहाँ कोई मजबूरी थी, मैं तुम्हें किसी और के लिए कैसे छोड़ सकती थी? वैसे भी तुम्हारी गोद ली हुई माँ हम सबके बीच झगड़ा फैलाने की कोशिश कर रही है, बस यही है। तुम्हें उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर लिसा तैयार होकर आ जाती है। सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से वो अभी भी कितनी जवान और चमकदार लग रही है। फिर बाद में वो घर पर पहुंचती है, जहां उसे अच्छे से याद आता है कि कैसे उसने रेस्टोरेंट खोला था, एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसकी रेसिपी हमेशा गुप्त रही, लेकिन उसके बच्चों को ये बात पहले से पता थी। 10 साल बाद उन्होंने उसके सारे गुप्त रेसिपी चुरा ली और उसी रेस्टोरेंट को खोल लिया, जिससे वे अच्छा मुनाफा कमा रहे होंगे। लेकिन अब जब मौका मिला है तो वो उन रहस्यों को छिपाए रखना चाहती है, रेस्टोरेंट को फिर से शुरू करना चाहती है, ताकि आने वाले सालों में ढेर सारा पैसा कमा सके और अपने बेटे साहू को आगे बढ़ा सके। इसी बीच समय हो जाता है, वो उसके पसंदीदा व्यंजनों की सारी मुफ्त डिशें बनाती है, साथ ही उसे फोन भी लगाती है, लेकिन साहू व्यस्त आता है। फिर वो वहीं इंतजार करने लगती है, डाइनिंग टेबल पर बैठी रहती है, लेकिन साहू नहीं आता। दूसरी तरफ साहू जैसे ही आता है, वो फ्राइड राइस का स्वाद लेता है। स्वाद तो वैसा ही है जैसा उसकी माँ हमेशा उसके लिए बनाकर लाती थी। इतना देखकर लिसा उठ जाती है। वो कहती है कि रुको, अभी मत खाओ, सारा खाना ठंडा हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए गर्म करके लाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ साहू को सहायक की कई बातें याद आ रही होती हैं, जहाँ सहायक लिसा के बारे में सब बता रहा था, कैसे उसने 3 अनाथ बच्चों को गोद लिया था, उनकी पूरी देखभाल की थी, और बड़े होने पर जब उनकी असली माँ लौटी तो वे 6 महीनों से अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, अपमान भी कर रहे थे। उसके बाद आखिरकार उन्होंने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसी बीच साहू अपनी माँ को तैयार होने को कहता है, ताकि वो डिनर के लिए उसे बाहर ले जा सके। अब लिसा को लगता है कि शायद उसे उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आया होगा, लेकिन साहू वास्तव में अपनी माँ को सही तरीके से सम्मान देना चाहता था, दिखाना चाहता था कि वो कितनी सारी चीजों की हकदार है। उसके बाद वे दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और यहाँ स्टाफ आ जाता है। वो उन्हें मेन्यू कार्ड थमा देता है। तब वो सोचने लगता है कि ये तो पहली बार देखा, मिस्टर साहू किसी महिला को यहाँ लाए हैं। साहू स्टाफ से कहता है कि मेरी माँ ही तय करेंगी कि क्या खाना है। तभी लिसा को अच्छा लगता है, क्योंकि सबके सामने वो उसे अपनी माँ मानता है। लिसा मेन्यू को देखती है और समझ जाती है कि नाम तो बड़े आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन असल में ये डिशें बहुत साधारण हैं। इसी बीच वो कुछ चीजें ऑर्डर कर देती है और साहू अपनी पसंदीदा चीज मंगवाता है। लिसा उन डिशों का स्वाद लेने लगती है, जहाँ उसे एक बात महसूस होती है कि ये सारी डिशों के नाम तो बहुत अनोखे हैं, लेकिन स्वाद तो बिल्कुल साधारण है, और उसे पता है कि ये रेस्टोरेंट साहू ही चलाता है। साहू उनसे पूछने लगता है कि मैंने सुना था कि आप एक रेस्टोरेंट में स्टाफ के रूप में काम करती थी। लिसा कहती है कि हाँ करती थी, लेकिन बाद में मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिसा रोज काम करके बहुत थक जाती थी। तब वो अपनी माँ से कहता था कि नौकरी छोड़ दो और मेरे रेस्टोरेंट में आ जाए, वहाँ शेफ के लिए नई डिशें बनाने का काम करो। इसी वजह से लिसा सिर्फ एक डिश का विचार लिख पाती थी और एक बार बना पाती थी, फिर बाकी सारा काम शेफ संभालता था। वहीं हम वर्तमान में लौटते हैं, जहाँ लिसा ज्यादा कुछ नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि कुछ परिस्थितियों की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन इसी बीच जेन और लिली वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वे अपनी माँ को देखते ही हंगामा शुरू कर देते। लिसा को तो बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी खास शाम अपने बेटे के साथ बितानी शुरू की थी, लेकिन अब इन दोनों को देखकर उसकी शाम बिगड़ने वाली है। जेन अपनी माँ को डांटने लगता है और साथ ही लिली भी लिसा से कह रही है, वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो किसी काम का है ही नहीं, वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं और तुम उन पर खर्च कर रही हो।
हो, वरना तो वो नंबर 1 खिलाड़ी है। जेन कहता है कि माँ, आप यहाँ रहकर हमें शर्मिंदा कर रही हैं। पहले सैसाहुन में आपने वो सब किया और अब यहाँ आकर आखिर आप हमारा पीछा कब छोड़ेंगी? आपको यहाँ से जाना होगा। जहाँ वो लीसा का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन साहू उसका हाथ थाम लेता है। जैसे ही जेन साहू को देखता है वो उसे पहचान जाता है, क्योंकि साहू को कौन नहीं जानता। अब जेन के मन में सवाल उठता है कि आखिर मिस्टर साहू और उनकी गोद ली हुई माँ का क्या रिश्ता है, जिसके लिए लीसा खुद सफाई देने से मना कर देती है। कहती है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम कौन होते हो? तभी लिली बोलने लगती है कि क्या पता मिस्टर साहू को बुजुर्ग महिलाएं पसंद हो, इसी वजह से शायद इनके बीच झगड़ा हो रहा हो। जेन कहता है कि नहीं, हो भी सकता है कि वो उनके घर की नौकरानी हो। नहीं, लिली कहती है कि लेकिन कौन अपनी नौकरानी को ऐसे महंगे रेस्टोरेंट में लाएगा, वो भी डिनर के लिए सज धज कर। जेन लीसा से कहता है कि देखिए, अब आपको यहाँ से जाना होगा, अब आप हमें और अपमानित नहीं कर सकती। साहू जेन से कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी गोद ली हुई माँ हुआ करती थी, इसका मतलब है कि वो पास थी जहाँ उन्होंने तुम्हारे साथ रिश्ते तोड़ दिए, और अब मुझे लगता नहीं कि जबरदस्ती घर का कोई महत्व है। इन सारी बातों को सुनकर जेन को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि इन्होंने तो घर की निजी और पारिवारिक बातें किसी बाहरी को बता दी, आखिर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जेन कहता है कि मिस्टर साहू, ये मेरी माँ है, भले रिश्ता टूट चुका हो लेकिन फिर भी वो मेरी माँ है, जहाँ मैं उन्हें ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ सकता। और यहाँ वो उसे अपने साथ जाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि कृपया अपने मुंह से ये मान शब्द मत निकालो तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। जेन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आपकी समस्या क्या है? क्या आपको समझ नहीं आ रही कि आप एक माँ की उम्र की है और वो आपके बेटे की उम्र का है, जहाँ आप दोनों के बीच कुछ हो ही नहीं सकता। तभी साहू कहने लगता है कि लगता है जेन, तुम्हें अस्पताल जाकर दिमाग का एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सोच तो कुछ ज्यादा ही फैली हुई है, जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। जेन कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो आपकी असली माँ है, और आखिर ये कैसे संभव है? तब लिली भी हैरान हो जाती है और कहती है कि अब हम क्या करें? जेन कहता है कि माँ, मुझसे गलती हो गई। साहू कहता है कि इतनी बड़ी भूल, जहाँ तुम्हें इन बातों का जरा भी पता नहीं और तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचते रहते हो, इसका मतलब तुम अपनी माँ के बारे में न जाने और क्या क्या बुरा सोचते रहोगे और उन्हें कितना गलत साबित करते रहोगे। जेन कहने लगता है कि देखिए, मुझसे गलती हो गई है। साहू कहता है कि एक काम करो, पानी पी लो, बोलते बोलते थक गए होगे। और जब वो पानी लेने वाला होता है तो जानबूझकर साहू ग्लास से हाथ हटा लेता है। ग्लास नीचे गिर जाता है। तब साहू कहता है कि एक काम करो, जमीन पर झुककर ही पानी पी लो, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। लिली कहती है कि मिस्टर साहू, आप यहाँ सीमाएं पार कर रहे हैं। साहू कहता है कि अरे, ये बातें तो तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुम्हारा भाई मेरी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा था, और मैंने तो ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, इतने में ही तुम्हें चुभने लग गया। तो जेन अपनी माँ से कहने लगता है कि मैंने कहा ना, मेरी गलती थी, आप बातें क्यों बढ़ा रहे हो? मुझे नहीं पता था कि आपके बीच का रिश्ता क्या है। तो जेन कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और वो पानी पी लो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो जेन अपनी माँ से शिकायत करने लगता है, यानी लीसा से। साहू कहता है कि भूल गए, तुम दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है, जितना कह रहा हूँ उतना करो, और मैं यहाँ सिर्फ 5 सेकंड गिनूंगा। उसके बाद घुटनों पर बैठकर लीसा से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वे पानी पीने वाले होते, लीसा उन्हें रोकने लगती है। साहू कहता है कि आज तो मेरी माँ की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे अगर कोई साजिश रचना हो तो फिक्र मत करना, मैं डीएनए परीक्षण के नतीजे तुम्हारे घर भेज दूंगा। उम्मीद है वो नतीजे काफी होंगे ये साबित करने के लिए कि वो मेरी माँ है, और अगली बार से सावधान, अगर परेशानी पैदा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगली बार मैं न छोड़ूंगा। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वे उस रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, जो वही रेस्टोरेंट है जहाँ ली और लीसा काम किया करती थी। उस समय वे सोच रहे थे कि आखिर रेस्टोरेंट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तब लिली याद दिलाती है कि इस रेस्टोरेंट में तो माँ शाम को काम किया करती थी, लगता है इसी वजह से यहाँ के काम ठीक नहीं चलते। और इसी बीच सूजी का भाई वैंग आ जाता है। वो कहता है कि तुम बाहर खड़े खड़े क्या कर रही हो, अंदर हमारे साथ चलो। सूजी कहती है कि पक्का ना, हमें ये रेस्टोरेंट अच्छे दामों में मिल जाएगा। वैंग बोलता है कि चिंता मत करो, वैसे भी इतने समय से रेस्टोरेंट यूं ही बंद पड़ा है, कोई ग्राहक आता जाता नहीं, तो रेस्टोरेंट का कोई मुनाफा या घाटा कैसे? उनका तो सिर्फ घाटा ही घाटा है, तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे दामों में बेच दूंगा। फिर बाद में वे अंदर जाते हैं जहाँ ग्राहक भरे पड़े हैं। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो यहाँ कोई ग्राहक नहीं आता, और आज इतने सारे लोग हैं। वैंग को गुस्सा आ जाता है, वो ली को बुलाता है। ली उसके साथ बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन वैंग उस पे गुस्सा करने लगता है कि आखिर ये रेस्टोरेंट कब बेच रही हो। ली बताती है कि नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस रेस्टोरेंट को नहीं बेचूंगी। वैंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि ऐसे कैसे नहीं बेचोगी,
होगी। कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि रेस्टोरेंट बेचना है तो अब बेचना ही पड़ेगा। ली कहती है कि मैं ऐसे कैसे बेच दूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मैं तुमसे बात करने आई थी मैंने ऐसा नहीं कहा था कि बेचना ही है, मैंने कहा था कि सोच रही हूँ, जिसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। और अब तक तो सिर्फ एक ही दिन बीता है तुमसे बात करने के बाद। ऐसा भी नहीं कि एक हफ्ता गुजर गया जहाँ मेरा फैसला वही है कि मैं इसे नहीं बेचूंगी। लिली यहाँ इस रेस्टोरेंट का मजाक उड़ाने लगती है कि लगता है आप सबको 99% छूट दे रही हैं, तभी तो ये सारे लोग आपके रेस्टोरेंट में खाने आ रहे हैं, वरना तो पहले कोई आता ही नहीं था। लेकिन ना कहने पर वे लोग गुस्से में आ जाते हैं। ली कहती है कि देखो मेरे बिजनेस पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं, बिजनेस कैसे चलाना है ये सब मेरा मामला है, अगर तुम सब यहाँ से चले जाएंगे तो बेहतर होगा। लेकिन वैंग जाने का नाम ही नहीं लेता, वो दादागिरी दिखाने लगता है, वहाँ की चीजें फेंकने लगता है और उसी समय वो कागजात भी ला देता है जहाँ जबरदस्ती ली का फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी लीसा वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही लीसा आती है वैंग को समझ आ जाता है कि लीसा के आने की वजह से ही ये रेस्टोरेंट चल रहा है, वरना कोई क्यों आएगा। उसके बाद लीसा इस रेस्टोरेंट को बेचने से साफ मना कर रही होती है। सूजी तो प्यार से लीसा के पास जाती है, बात करते हुए कहती है कि अरे ये क्या नाराजगी, वैसे हमें पता ही था कि तुम अभी भी यहाँ काम करती हो, कोई बात नहीं, हम कीमत थोड़ी बढ़ा लेंगे, फिर तुम इसे हमें बेच दो। लीसा खुद को दूर करती है तो सूजी नीचे गिर जाती है, यानी ऐसा नाटक करती है जैसे लीसा ने उसे धक्का दिया हो। यहाँ लिली और जेन लीसा पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर आप हमारी माँ को कैसे धक्का दे सकती हैं, वो तो बस आपसे अच्छे से बात करना चाहती थी। लीसा कहती है कि अच्छे से बात करना साफ दिख रहा है, कौन प्यार से बोल रहा है और कौन दबंगई से। यहाँ से चले जेन, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। तभी जेन कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, हम इस रेस्टोरेंट को खरीदने आए हैं हमारे बड़े भाई जेन के लिए, और वो इतनी मेहनत करते हैं जहाँ आप अपना एक रेस्टोरेंट उन्हें नहीं बेच सकती। लीसा कहती है कि मैं क्यों बेचूं, पूरे शहर में क्या मेरा ही रेस्टोरेंट मिल गया बेचने के लिए, इतने सारे रेस्टोरेंट है, वहाँ चले जेन, आखिर मेरा ही क्यों। जहाँ वे उसके बिजनेस का मजाक उड़ा रहे थे कि अभी अभी लगता है आपने बहुत कम कीमतों पर चीजें बेचना शुरू कर दिया, इसलिए शायद ग्राहक आ रहे हैं, वरना ये रेस्टोरेंट तो हमेशा सूना पड़ा रहता था। लीसा कहती है कि लगता है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा यहाँ की बातें पता है, तो क्यों न तुम खुद ही खाने का स्वाद लेकर देख लो। वे कहने लगते हैं कि नहीं, हमें इस मामले में पड़ना ही नहीं, वैसे भी हमारे भाई के पास जो शेफ है वो तुमसे कहीं बेहतर खाना बनाता है। और बाद में लीसा इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेती है, कहती है कि क्यों ना हम दांव पर खेलें, अगर मैं जीती तो मैं इस रेस्टोरेंट में रहूंगी और तुम्हें नहीं बेचूंगी, लेकिन अगर मैं हारी तो ये रेस्टोरेंट तुम्हारा। जिस दाम को वे लोग आसानी से मान जाते हैं उसके सामने हम शेफ हाउ को देखते हैं। सारे दर्शक वहाँ बैठे हैं और एक खास जज भी आया है जिसे सब जानते हैं, ये तय करने के लिए कि आखिर जीत किसकी होगी और हार किसकी। इसके बाद उस प्रतियोगिता की शुरुआत हो जाती है जहाँ सारे लोग हाउ के कौशल को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। उसने झींगा मछली को बिना काटे ही पूरा मांस बाहर निकाल दिया। इस करतब से तो जज भी हैरान रह गए, जहां वो उसे सबसे बेहतरीन शेफ घोषित कर रहे हैं। दूसरी तरफ सारा ध्यान लीसा पर है कि आखिर वो क्या बना रही है। हम फिर साहू को देखते हैं जहां सहायक आकर उसे सारी बातें बता रहा है, कैसे वे लोग रेस्टोरेंट में आकर परेशानी पैदा कर रहे थे क्योंकि वो इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन आपकी माँ ने बेचने से मना कर दिया और उनके बीच शायद कोई दाम लगा है खाना बनाने की होड़ को लेकर। लेकिन ये खाना बनाने की होड़ तो सारे लोग लाइव देख रहे हैं, जहां जेन खुद उस शो को देख रहा था और उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसी बीच हम साहू को देखते हैं जो आ चुका है अपनी माँ को समर्थन देने। सारे लोग लीसा को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो चावल उबाल रही है, तो सबको लगता है कि ये तो सिर्फ घर के किचन में साधारण खाना बना सकती है, क्योंकि यहाँ वो फ्राइड राइस जैसी सरल डिश बना रही है जिसे खाकर तो कोई प्रतियोगिता नहीं जीत सकती। और इसी के साथ जेन और उसके लोग बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे कि एक साधारण फ्राइड राइस इस प्रतियोगिता को जीत ही नहीं सकता। इसी बीच प्लेटिंग का समय आ जाता है जहाँ सबको हाउ की प्लेटिंग बहुत पसंद आती है क्योंकि उसने इतने ऊंचे स्तर का सामान इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ जैसे ही लीसा का फ्राइड राइस तैयार हो जाता है सबको एक जबरदस्त खुशबू आने लगती है जिससे सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, और वो होता है लीसा का फ्राइड राइस, जहाँ किसी को यकीन नहीं हो रहा। कुछ लोगों को लगता है कि खुशबू तो आ रही है लेकिन स्वाद में लॉबस्टर सबसे अच्छा होगा। और इसी बीच डिश तैयार हो जाती है, समय भी पूरा हो जाता है। वैंग कहने लगता है कि लीसा तुम्हें क्या लगता है, एक साधारण फ्राइड राइस बनाकर जीत जाएंगी? बिल्कुल नहीं। उसके
उसके बाद जज डिश टेस्ट करने चले जाते हैं और उस समय हाउ की डिश उन्हें बहुत भाती है क्योंकि डिश के सारे स्वाद साफ उभर रहे थे। इसी बीच वे लीसा की डिश टेस्ट करने जाते हैं, जहाँ डिश खाते ही वे वहीं बेहोश से हो जाते हैं। सारे लोग बाद में लीसा से पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने इस डिश में क्या जहर मिलाया है, लेकिन तभी जज उठते हैं और बताते हैं कि इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं चखा, ये लॉबस्टर इसके सामने कुछ नहीं। और वे लगातार खाते जा रहे हैं, जहाँ लीसा को धन्यवाद बोल रहे हैं इतना लजीज खाना खिलाने के लिए। और वे खुद आगे होकर लीसा को ऑफर देते हैं अपनी टीम में शामिल होने के लिए। जो लोग आसानी से उनकी टीम ज्वाइन नहीं कर पाते, साथ ही लीसा से वादा भी करते हैं कि वे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेफ के रूप में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच समय आ जाता है जहाँ उन्हें घोषणा करनी है और वे इसी फ्राइड राइस और लीसा को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते हैं। ये सुनकर हाउ को बहुत बुरा लगता है। वो कहने लगता है कि आखिर एक साधारण फ्राइड राइस मेरे लॉबस्टर के सामने कुछ नहीं, फ्राइड राइस की कीमत ही क्या होती है। और वो इस नतीजे को पक्षपाती बताने लगता है। जज कहते हैं कि तुम इस चयन पर इतना जजमेंट नहीं कर सकते, खुद इस डिश को चखकर देखो। और जब वो डिश चखता है तो उसे खुद यकीन नहीं होता कि एक साधारण फ्राइड राइस इतना कमाल का स्वाद दे सकता है। वो तो घुटनों पर आ जाता है ताकि लीसा को अपना गुरु बना सके। लीसा उनकी बातें सुनकर हंसने लगती है। अनबन के हिसाब से वो जीत जाती है। जहाँ ली जाकर लीसा की तारीफ कर रही है, यहाँ वैंग बहुत झगड़ रहा होता है। लेकिन जब वैंग डिश चखता है वो भी हैरान हो जाता है। फिर बाद में वे सारे लोग जाने लगते हैं, जहाँ आंटी विक्टिम बनने का खेल शुरू कर देती है। कहती है कि मैं तो बस जेन को जन्मदिन का तोहफा देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी गोद ली हुई माँ ने सब बिगाड़ दिया। लिली कहती है कि माँ आप चिंता मत कीजिए, हाँ सब ठीक हो जाएगा। वही दूसरी तरफ वैंग आकर कहने लगता है कि तुम्हारा खाना लीसा के सामने कुछ नहीं, तुम कभी रेस्टोरेंट नहीं खोल पाओगे। और इतना कहकर वो चला जाता है, जहाँ सूजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेन आ जाता है, जो उन्हें समझा रहा होता है कि उन्हें इतनी हल्के में अपनी पूर्व गोद ली हुई माँ से उलझना नहीं चाहिए। वे कहने लगते हैं कि हमारी क्या गलती है भाई, हम तो बस उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे और वैसे भी वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आपकी प्रतिष्ठित परिवार में शादी करने वाले देखना आपकी पहचान और मजबूत हो जाएगी। लेकिन जेन यहाँ समझाने की कोशिश करता है कि वो साहू परिवार से है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे फोन आ जाता है और उसे वहां जाना पड़ता है, जहां वो उनसे कहता है कि देखिए कृपया जहां जाएं उसे एक अजनबी की तरह ट्रीट करें तो बेहतर होगा। और इतना कहकर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाद में वो घर जाकर साहू के लिए खास फ्राइड राइस बनाने लगती है, जैसा साहू को पसंद है। साहू खाने लगता है, जहाँ उसे अपनी माँ का हाथ का खाना बचपन से पसंद था और आज भी उतना ही पसंद है। लेकिन इतने में लीसा को रेस्टोरेंट से फोन आ जाता है, जहाँ ली बता रही होती है कि दुकान में परेशानी हो गई है। तब लीसा तुरंत वहाँ भाग जाती है और सहायक को फोन लगाकर साहू को पता करने को कहती है। जब वो पहुंचती है तब सूजी ने पैसे देकर स्टाफ को रिश्वत दी थी ताकि जबरदस्ती रेस्टोरेंट खाली करवा सके, वो भी गुप्त खास रेसिपी के साथ। इसी वजह से वो सारे लोगों को परेशान कर रहा होता है। तब लीसा आ जाती है जवाब देने के लिए, जहाँ वो लीसा को हल्के में ले रहा था उन्हें डराने की कोशिश कर रही होती है। स्टाफ कहती है कि कृपया आप हमारी परेशानी न बढ़ाएं। लीसा कहती है कि चिंता मत करो, मेरा बेटा आएगा तो सब संभाल लेगा। लेकिन वैंग उस बात पर भी हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही साहू वहाँ पहुँचता है, वैंग बड़े प्यार से उससे बात करने लगता है। साहू कहता है कि अरे वाह, आप तो मुझसे इतने अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत कि आपने मेरी माँ को धमकाने की कोशिश की। तब वैंग को पता चलता है कि लीसा उसकी माँ है। उसके बाद वो ढेर सारी माफी मांगने लगता है, लेकिन साहू इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करता। उसके बाद वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है। गार्ड्स वैंग और उसके सारे लोगों को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं, जहाँ उन्हें एहसास होता है कि अब उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। बाद में मिसेस ली लीसा और साहू दोनों को धन्यवाद बोल रही है और कह रही है कि तुम भी मान लो, तुम्हारे चेहरे की हैंडसमनेस तुम्हारी माँ की खूबसूरती से आई है। और वे बातें करते हुए हंसने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं, जो साहू को देखकर और ज्यादा चिढ़ गई है, क्योंकि सारे लोग अब लीसा को जानने लगे थे और उसके रेसिपी के राज और ज्यादा मशहूर हो रहे थे। लिली उसी बात पर गुस्से में बैठी थी। फिर हम जेन को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। उस समय उसे लीसा की सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं और अब धीरे धीरे उसे समझ आ रहा है कि उन्होंने अपनी गोद ली हुई माँ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तब वो सोच रहा है कि माफी मांगने जाएं, शायद माफी मांगने के बाद वो मुझे क्षमा कर देंगी। इसके बाद लीसा एक कार्यक्रम आयोजित करती है, जहाँ सबको बुलाया है, क्योंकि वे अपने नए रेस्टोरेंट की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। सारे लोग वहाँ आते हैं और साथ ही लिली और उसकी असली माँ भी पहुँच जाती है। वे पीछे बैठकर बस बुरा भला बोल रही हैं। लेकिन जैसे ही जेन और उसकी गर्लफ्रेंड आते हैं, तो जेन खुद अपनी माँ यानी गोद ली हुई माँ लीसा से माफी मांगता है,
जो भी हुआ उसके लिए, और वे उसके लिए फूलों का गुलदस्ता भी लाए थे। इस बात को देखकर मिस सूजी को बहुत चुभने लगती है। लीसा जेन से कहती है कि देखो, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैंने पहले भी कहा है, मुझे माँ मत बुलाओ। और बाद में जलन से भरी सूजी स्टेज पर रोने लगती है। तब वो स्टेज पर जाकर वीडियो चला देती है। वो वीडियो में दिखाया जाता है कि कैसे मिस लीसा मिस सूजी को सीढ़ियों से धक्का देती है, जिसके बहाने वो सबके सामने ये बता रही है कि ये बहुत लालची इंसान है जो अपने बच्चों से कभी प्यार नहीं करती थी और मुझे सताती रहती थी। लीसा उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है और उसे जोर का थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि बहुत हो गया तेरा नाटक, अब मैं तेरी हरकतें सहन नहीं करूंगी। उसके बाद वो अपना सीसीटीवी फुटेज शुरू से अंत तक दिखाती है, बिना कोई कट के, जहाँ दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है क्योंकि सूजी ढेर सारे पैसे मांग रही है जो लीसा देने से मना कर देती है, क्योंकि वो पैसे उसके बच्चों के लिए बचाए हुए थे। और जब लीसा मना करती है तभी जानबूझकर सूजी खुद सीढ़ियों से गिर जाती है और लीसा पर इल्जाम लगाने लगती है। तब उस दिन की पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और जेन व सारे लोगों को एहसास होता है कि आखिर उन्होंने कितना गलत किया उन पर भरोसा करके। तब वे लीसा से माफी मांगते हैं। लीसा कहती है कि माफी मांग लो, रो लो, गालियां दो, जो भी कर लो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और उसे सारे संघर्ष वाले दिन याद आते हैं जब उसने अपने बच्चों को पाला था, लेकिन आज वही बच्चे उसके खिलाफ हो गए हैं। वे बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी लीसा उन्हें अपना बच्चा नहीं मानती। वो स्टेज पर अपने बेटे को बुलाने लगती है। जेन को लगता है कि वो उसे बुलाएगी, लेकिन नहीं, साहू स्टेज पर आ जाता है। आंटी कहने लगती है कि देखा, कर दिया ना, उन्होंने तुम्हें चाहे छोड़ दिया, लेकिन उसके बच्चे उसी पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ उन्हें इस कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया जाता है और लीसा अपने बेटे को सबको परिचय करवा रही है, जहां सारे लोग माँ बेटे के रिश्ते को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और लीसा अपने नए रेस्टोरेंट के बारे में सबको बता रही है, जहां साहू भी कह रहा है कि वो अपनी माँ पर कितना गर्व महसूस कर रहा है।